हाँ अभिलाषा जी। हाँ सर, आई वॉज वॉन्टिंग टू आस्क, अगर वर्गोत्तम हो रहा है 6 से 12 में प्लैनेट्स, तो नवांश में जैसे शुक्र अगर है 12th में और 12th में ही चला गया, तो वर्गोत्तम प्लैनेट्स हाउ डज इट अफेक्ट इन 6, 8, 12? सबसे पहले तो कुछ चीजों को जब तक ये आपके सामने नहीं आती उन पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। यहाँ जब भी कंट्राडिक्शन हो, तो अगर जब ऐसे सूत्र आपको लाइव एग्जाम्पल मिलते हैं तो आपको चीजें बहुत क्लियरिटी से समझ में आती हैं कि किसको ग्रह क्या चीज देखता है क्या नहीं देखता। शुक्र का वर्गोत्तम हो जाना बहुत अच्छी बात है, पर हम इसको किस कॉन्टेस्ट में देख रहे हैं? क्या हम मैरिज लाइफ कैसी रहेगी इस कॉन्टेस्ट में देख रहे हैं? तो ये इट्स नॉट गुड। ओके। क्योंकि हाँ, ये कारक अब हमने इसको बना लिया शुक्र को मैरिज का। वो तो 12वें में चला गया। सूत्र तो कहता है केंद्र त्रिकोण में होना चाहिए, 12वें में चला गया तो गड़बड़ हो गई। अब हम प्रश्न बदल देते हैं। हम कहते हैं हम ये नहीं चेक कर रहे कि इसकी मैरिज लाइफ कैसी है कैसी नहीं है, वो हमने नहीं चेक करना। आपके अनुसार तो अच्छी नहीं है, पर क्या इसको स्त्री का सुख क्या मिलता है? ये क्या महसूस करता है स्त्री के सुख के मामले में? ये कहता है यस मुझे स्त्री का सुख मिलता है। तो कोई उससे पूछे स्त्री में क्या सुख मिल रहा है तुम्हें, वो कहेगा मुझे फिजिकल रिलेशनशिप का सुख अच्छा मिल रहा है। गॉट इट, गॉट इट। गॉट इट। बट मैरिज का मामला रखेगा तो नहीं। क्यों? क्योंकि मैरिज के पीछे धर्म खड़ा हुआ है। मैरिज वही अच्छी मानी जाएगी जो धर्म के अंडर में है, यानी कि जुपिटर। धर्म के अनुसार जो रिलेशनशिप बनाया जाएगा वो ही मैरिज कहलाएगा। उसको ही मैरिज के उसके अंदर दायरे में लाया जाएगा। अदरवाइज बिना धर्म यानी धर्म विहीन मैरिज जो होगी उसका प्रतिफल उत्तम नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, और उसका असर उनकी संतान पर पड़ेगा। बड़ा गहरा सूत्र है। उसका असर उनकी संतान पर पड़ेगा। आगे आने वाले समय में उसका असर उनकी संतानों को भोगना पड़ता है। इसीलिए हमारे शास्त्र सभी के सभी ये कहते हैं कि हमें नेक चाल चलन रखना चाहिए, हमें धर्म की पालना करनी चाहिए। और लाल किताब तो चीख चीख के कहती है, हर चीज में कह देती है नेक चाल चलन रख। वो नेक चाल चलन के पीछे इसलिए रखती है क्योंकि वहां पर केतु ग्रह को बड़ा इंपॉर्टेंट मानते हैं। लाल किताब में केतु ट्रेडिशन है। वैदिक ज्योतिष भी आगे कहता है कि हमें ट्रेडिशंस को फॉलो करना चाहिए। वो जुपिटर मानते हैं हम यहाँ पर कि बृहस्पति है, तो बृहस्पति ही धर्म है। और अगर और गहराई से देखना है तो आप ये देखो नवमांश कुंडली के अंदर बृहस्पति और शुक्र का आपस में क्या खेल चल रहा है, कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है। यानी कि उसकी स्थिति कहां पर बैठी हुई, शुक्र की बृहस्पति से कहां बैठी हुई है, बृहस्पति की शुक्र कहां पर कितनी दूरी पे बैठा हुआ है। क्या वो केंद्र में है एक दूसरे के, या एक दूसरे के त्रिकोण में बैठे हुए हैं, या बृहस्पति गुरु या बृहस्पति शुक्र को दृष्टि दे रहा है? केवल मात्र बृहस्पति भी अगर शुक्र के ऊपर दृष्टि दे देगा और शुक्र केंद्र में या त्रिकोण में कहीं पर भी बैठ जाएगा तो मैरिज बच गई, मैरिज को बचा लिया जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन उठता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैरिज। स्ट्रॉन्गेस्ट मैरिज का मतलब है कि साहब हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाएंगे, कोई भी कंडीशन हो, कितना भी लड़ाई झगड़ा हो, पर हमने अपनी मैरिज को तो बचाना ही बचाना है। हमने किसी के चक्कर में नहीं पड़ा है। ऐसे में पति पत्नी जितना मर्जी कोई जोर लगा ले, पति पत्नी बस इसी मौके की तलाश में रहते हैं कि हमारे डिस्प्यूट खत्म हो और हम एक हो जाए, और उनको मौका मिलते ही वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर सूत्र आता है अग्नि सेव्स द मैरिज। अग्नि जो होती है वो हमारी मैरिज का बचाव करती है, और वो अग्नि होती है सूरज की। चेक करो नवमांश कुंडली में सूरज कहाँ बैठा है। अगर किसी भी व्यक्ति का सूरज
नवांश कुंडली में केंद्रीय त्रिकोण में बैठा हुआ है, उस आदमी का इंक्लिनेशन जो होगा मैरिज को बचाने का होगा। बचाने के। अगर वो सूरज 6, 8, 12 में बैठ गया, या पाप ग्रह के साथ बैठ गया, या गड़बड़ बैठ गया, अगर उसकी वाइफ नाराज हो गई, या उसका स्पाउस हस्बैंड नाराज हो गया, क्या भाड़ में जाने दे, अपन ने बनाना ही हाँ। नहीं, इसका तो रोज रोज का ड्रामा है, अपन ने इससे बात ही नहीं करनी, कनेक्शन को कट करो। तो नवांश कुंडली उस व्यक्ति के भीतर चलने वाले भाव को दिखाता है कि वो विवाह के बारे में कैसे विचार आ रहे। बड़ा इजी वे में सूरज को देखो, इंक्लिनेशन पता चल जाएगा, मैरिज बचाना चाहता है कि नहीं बचाना चाहता। अक्सर कई बार प्रश्न आ जाता है कि ये लड़ाई तो हो गई जी, झगड़ा तो हो गया, अलग अलग तो भाग डिवो गए, ये शादी डिवोर्स तो बचेगी नहीं कि नहीं होगा। बचेगी। हम्म। अब कैसे पता करोगे? हम्म। बेस्ट वे, सूरज पकड़ लो। देखो, आप जब कुंडली देखते हो आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा आगे जाकर के, अभी तो बड़ा भरपूर समय मिलेगा आप प्रैक्टिस करने के लिए, पर जब आप प्रोफेशनल देखेंगे तो आपको टाइम नहीं मिलेगा इतना ज्यादा, वहां आपको ये सेकंडों के हिसाब से पॉइंट देखने पड़ेंगे। तो जितना आसानी से क्विक क्विक टिप्स को पकड़ के याद कर लोगे इतना समझ जाओगे। अब मान लो दोनों के ही पति पत्नी के सूरज बिगड़े पड़े हैं, इसका मतलब मैरिज को कोई नहीं बचा सकता। बचा। आज किसी ने बचा दिया तो 3 महीने बाद फिर ये आके खड़े हो जाएंगे झगड़ा करते हुए, 6 महीने बाद फिर खड़े हो जाएंगे तो झगड़ा करके, ये तो साहब टूटेगा, ये नहीं बचने वाला। अब इसमें से पत्नी का ठीक है, पति का ठीक नहीं, या वाइस वर्सा, किसी का एक का ठीक है, एक दूसरे का गड़बड़ है। आप देखना जिसका जो ठीक है ना वो बेचारा कंप्रोमाइज करने के मोड में रहेगा, जिसका ठीक नहीं है कंप्रोमाइज करने के मोड में नहीं रहेगा। अब आप एज ए एस्ट्रोलॉजर क्या कर सकते हैं? जिसका ठीक नहीं है उसका सूरज की रेमेडी बताइए उसको, सूरज का उपचार बताइए उसको। अगर वो आप कामयाब हो गए और वो रेमेडी करने में कामयाब हो गया तो मैरिज बच जाएगी या टल जाएगी कुछ दिनों के लिए, कहेंगे चलो 1 साल और देते हैं आपको, फिर अगले साल दिमाग लगाएंगे। इट में भी ऐसा घटित होगा। दोनों का अच्छा है, जितना मर्जी लड़ लिए, थप्पड़ मुक्का चल गया, उसने कह दिया मैं तलाक दे रहा हूं, उसने कह दिया मैं तलाक दे रहा हूं, बिल्कुल चिंता नहीं करना, वो कहे हम तो तलाक लेके ही मानेंगे, बोले ले लो जा करके। तो ये एकदम नया है सूरज वाला, कहीं नहीं पढ़े ये वाला, नहीं नहीं, कि मैंने तो, सूर्य को देखना। हाँ। अभिलाषा जी आपने नहीं पढ़ा तो क्या, मैं तो पता नहीं कितने नहीं, साल, हम बोल रहे सब बहुत ही नया है, मतलब कई सुने भी मैं तो नहीं वही। मैं तो कितने सालों से पढ़ा हम्म। रहा हूँ, प्रताप जी अच्छे पॉइंट पुराने हाँ। हैं, प्रताप जी से पूछ लेना, ये मेरा कोई पहला सूत्र नहीं है, बहुत बार पढ़ा चुका। मेरा लव हम्म। मैरिज रिलेशनशिप का आज से 3, 4 साल पहले पढ़ाया था मैंने, तो उसमें भी ये सिखाया था। तो बहुत अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, हर कोर्स में बताने का तरीका बदल जाता है, वो एक बात अलग हम्म। है, वो मैं नहीं कहूंगा। पहले उसको किसी अंदाज में बताया होगा, अब किसी और अंदाज में बता दिया, पर ये सूत्र है, आप इसमें कभी भी देखना, और उनको आप उनके भरोसे पे छोड़ दो, जाओ कोई भी रेमेडी दे दो, वो 1 महीने बाद वापस मिल जाएंगे। कोई उनका झगड़ा सुलझाएगा तो भी मिल जाएंगे, नहीं सुलझाएगा तो भी मिल जाएंगे, वो अपने आप सुलहनामा कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। सर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 12th हाउस बाहर का दिखाता है, बाहर जाने वाला। अगर कोई कपल बाहर जा रहे हैं इंडिया से और शुक्र उच्च का वर्गोत्तम है, तो क्या ये बेनिफिशियल नहीं हो जाएगा उनके लिए, नहीं, बिकॉज वो 12th हाउस इसको को यूज इसको कर नहीं रहे हैं। नहीं नहीं, शुक्र का उपयोग केवल पति पत्नी के अंतरंग इमोशनल रिलेशनशिप को ही देखिए। वीनस सोज द इमोशंस, इमोशनल इक्वेशन हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या है वो वीनस दिखाएगा यहाँ पर। ऑलवेज रिमेंबर, जैसे हम राशि चार्ट में चंद्रमा को देखते हैं ना, मन, हम्म। हम्म। इमोशंस, पति पत्नी के इमोशनल इक्वेशंस कैसी हैं, ये D9 चार्ट में शुक्र बताता है। थैंक यू सो मच सर। अक्सर देखो, आपने कई बार कहा होगा, देखा होगा, अक्सर कपल कंप्लेंट करते हैं कि 10 साल हो गए, 15 साल हो गए मैरिज को, सब कुछ ठीक है, पैसा है, इज्जत है, शोहरत है, नाम है, सब कुछ है, बस इमोशनल रिलेशन, अटैचमेंट नहीं है। हम्म। इमोशनल रिलेशन अच्छे नहीं, दैट्स मीन ये वीनस का प्रॉब्लम है।
वीनस सही जगह अफेक्शन में। नहीं। या तो वीनस को शनि देख रहा है हमेशा, या तो वीनस को कोई सेपरेटिव प्लेनेट जरूर वॉच कर रहा है, देख रहा है। यहाँ पर नवमांश में जब भी हम दृष्टि को देखेंगे, ग्रह दृष्टि को जब हम देखते हैं, तो मानना डिजायर ऑफ प्लेनेट, ग्रह की इच्छा क्या है। जैसे शुक्र को शनि देखता है, यानी कि शनि शुक्र को जब देख रहा है तो शनि की क्या इच्छा है, भाई थोड़ा सा दूरी बना के रहो, ज्यादा क्लोज मत आओ, कोल्ड थोड़ा सा कोल्ड। आपस में, हाँ थोड़ा होल्ड रखो, अपने को बिल्कुल वो रोमांटिक बॉय नहीं बनना है। तो वीनस उसको लाइक नहीं करता है। अगर गुरु का दृष्टि है, गुरु कहेगा हर व्यवहार आपका धर्म सम्मत होना चाहिए, बिना कोई भी ऐसा काम ना करे जो धर्म के बिना हो। यानी कि सुबह से लेकर के शाम तक दाम्पत्य जीवन में जो जो घटित होती हैं चीजें, वो सभी की सभी धर्म के अनुसार होनी चाहिए। जो धर्म मीन्स जो आपके बड़े बुजुर्गों ने कहा है, जो ऋषि मुनियों ने कहा है, जो वेद शास्त्र में कहा है, उन चीजों का पालना करो। ये कौन चाह रहा है, गुरु चाह रहा है। अब यहाँ पर एक दिक्कत और आ जाती है, क्या अगर चंद्रमा देख ले तो चीटिंग करेगा फिर। चीटिंग। चंद्रमा कहेगा किस चक्कर में पड़ा है बाबा तू, ऐसे हम्म। कैसे गुजारा चलेगा, ऐसा थोड़ी चलेगा। हम्म। उसको उसको तो सौंप दिया तो वो तो किसी की भी वाइफ को लेके चल देगा ना। हम्म। एंड समझ रहे हो ना, उसको हम्म। भरोसा ही नहीं कर सकते। इसीलिए उसे चंचल कहा है, चंचल प्रकृति का कहा है। नवमांश में वो कर क्या रहा है, नवमांश में यही बता रहा है कि आप अंदर से, मन से जब सोचते हो तो अंदर से क्या सोचते हो, हम्म। जिस हाउस में बैठेगा वो बता रहा है आपकी डिजायर, इंटरनल डिजायर क्या है। आप लाइफ में कैसे चाहते हैं, मान लो किसी का चंद्रमा चौथे में बैठ गया, तो क्या डिजायर बनी, भाई साहब अपने को काम ही नहीं करना, अपने को तो कंफर्ट जोन में एसी लगा दो, सोफा बिठा दो, बस आदेश देते रहे, काम होता रहे यार, भगदड़ नहीं। उसे कोई कहे पैसा कमा, उसको बड़ा गुस्सा आता है, यार पैसे कमाने का क्या मतलब है। पर वो पैसा फिर भी कमा रहा है, क्यों कमा रहा है, क्योंकि उसको लग्जरी चाहिए। अंडरस्टैंड, पैसा इसलिए नहीं कमा उसको, उसको चाहिए, अरे भाई उसको एसी का किराया चाहिए, उसको जो सोफा जमीन खरीदना। 2.5-3 लाख रुपए का सोफा चाहिए उसको, बढ़िया है वो चाहिए। वो कह रहा है अगर ये मिल गया तो और क्या चाहिए, बस हो गया काम। पर उसके अंदर फायर नहीं है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, कोई फायर नहीं है। और वही मून आप 10th हाउस में बिठा दो, हमेशा मन करेगा मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, कर्म में मैं इतना पैसा कमाऊं, मैं उतना पैसा कमाऊं, सारा दिन पैसा 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 पैसा। ये है चंद्रमा नवमांश। यानी उसका मन इंटरनली क्या सोचता है। एक मन वो होता है जो अपने दोस्त से बताता है, वो ये मन वो मन नहीं है, उससे भी वे गहरा मन है, वो बात जो दोस्त को भी नहीं बताता। ये वो मन की बात हो रही है नवमांश कुंडली में। इसलिए चंद्रमा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। शुक्र से देखो चंद्रमा कहां बैठा है, चंद्रमा से देखो शुक्र कहां बैठा है। आपको मैरिज लाइफ कैसी चाहिए, मन क्या कह रहा है, मन कह रहा है यार एक घर में 3 बीवियां तो होनी चाहिए। पर ये बात वो ना दोस्त से बता रहा है, ना वो किसी और को कह रहा है, वो किसी से नहीं कह रहा है, क्योंकि कहेगा हर कोई डांट मारेगा, कहेगा यार तो यू आर हिंदू, ऐसा कैसे पॉसिबल है, लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, ये तो बेइज्जती हो जाएगी। पर मन है ना, मन तो मानता नहीं, फिर बस गाना ही गाता है कि मन तो बच्चा है जी। ये मून, मून का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर मून पिट गया राहु के साथ, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है नवमांश में। नवमांश में राहु राहु के साथ आ गया मून, या केतु के साथ आ गया मून, या सैटर्न के साथ हो गया मून, अब बताओ उसके मन का क्या हाल। D1 में बेशक राहु के साथ चंद्रमा आ जाए, केतु के साथ चंद्रमा आ जाए, शनि के साथ चंद्रमा आ जाए, उसका सॉल्यूशन है। नवमांश के साथ आ जाए, मामला गड़बड़ हो गया। इसलिए कनेक्शन प्रॉपरली बनाओ, स्टेप्स बनाओ आप मैरिज की।
आपको चीजें पता लग जाएंगी, बहुत करेक्टली पता चल जाएगी। और इसी तरह से आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी सामने वाले को दे सकते हैं। आपको प्रॉब्लम पता, इंटेंशन में गड़बड़ है बंदे की, इसका मतलब चलाना ही नहीं चाहता, मैरिज को बिगाड़ना चाहता है, या उसका जीवन साथी ही गड़बड़ मिला हुआ, बेचारे का कोई कसूर ही नहीं, जीवन साथी ही खराब मिला पड़ा है। देखो, नमांश का 7th हाउस में कोई पाप ग्रह बैठा है, या 7th हाउस का लॉर्ड कहीं इधर उधर बैठा है, गड़बड़ बैठा है, तो पता चलेगा जीवन साथी कैसा मिला है, सब चीज पता लग जाती है। हाँ अंकुश। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। बड़े प्यारे प्यारे सूत्र हैं आपके हाँ लॉजिक। सर, बहुत अच्छा सर, थैंक यू सो मच। समझ आ जाता है। गुरुजी जैसे आपने बोला कि जो D1 के प्लैनेट्स हैं उनको D9 में प्लेस करके हम पता लगा सकते हैं कि उसका फील गुड फैक्टर कैसा है। तो वो मैरिज अगर वो वेल प्लेस्ड है D9 में, बट वो कितने अच्छी तरह से उनके आगे तत्व और उनके घरों के लॉर्ड्स को भी हम कैलकुलेट करेंगे, तभी जाके फाइनल हमें आएगा एक बेसिकली। एक 1 बाय 1 स्टेप करो अंकुश, फिर अच्छा। दिक्कत नहीं आएगी। देखो समझो, मैंने अच्छा। आज यही बताया। लोगों में क्या कंफ्यूजन होता है, वो है ना, सीधा लॉर्ड को उठाएंगे और सीधा प्लेनेट प्लेनेट पे आ जाएंगे, प्लेनेट को समझेंगे और फिर छोड़ देंगे। भाव क्या बता रहा है, भाव की ताकत कितनी है। अगर 7th हाउस का लॉर्ड वेल प्लेस्ड है, इसका मतलब भाव बहुत स्ट्रांग है। कौन सा भाव? 7th हाउस बहुत स्ट्रांग है। ग्रह नहीं, ग्रह को अलग तरीके से देखना है, भाव की ताकत अलग तरीके से देखी जाएगी। अगर ग्रह की ताकत देखनी है तो आप ये मत देखो ना, लॉर्डशिप मत देखो, सीधा ही देख लो ना, ये ग्रह केंद्र में के त्रिकोण में, सीधा उठाओ, सीधा देख लो। अच्छा। पर भाव ओके। हमें जरूर देखना चाहिए। कभी कभी भाव अगर अच्छा नहीं होता तो हमें चीज मिलती ही नहीं, वो अलाउ करेगा तो चीज मिलेगी। जैसे सपोज करो, अंकुश के पास 10 गाड़ियां हैं, और 5 लाख वाली भी है, 10 वाली भी है, 15 वाली भी, 20 वाली भी, 50 लाख तक, ऐसे 5 लाख से 50 लाख तक की गाड़ी है। मैं अंकुश के पास जाता हूं और सबसे पहले ये कहता हूं कि अंकुश यार मुझे गाड़ी दे दो। अब अंकुश मुझे कौन सी गाड़ी देगा? 5 से 50 तक की है। पहली बात तो देगा कि नहीं देगा, समझ रहे हो बात को? तो पहले ये डिसाइड होगा ये गाड़ी देगा, पहला स्टेप ये। अंकुश ने लिखा यार ये गुरुजी मांग रहे हैं गाड़ी, देनी तो पड़ेगी, एक तो देनी ही पड़ेगी, दे देते हैं चलो। तो ये पहला स्टेप क्लियर हुआ कि आपने गाड़ी देने का डिसीजन दिया। गाड़ी कहां से आएगी? भाव से, कि भाव का स्वामी नमांश में कहा बैठा, उसने कहा भाई गाड़ी दे दो। अब जब आएगा कौन सी दे दो, तो यहां पर कारक ग्रह रोल में आ जाए। कारक क्या है? गाड़ी का कारक ग्रह नमांश कुंडली में कैसी ताकत के साथ बैठा हुआ है। अगर मेरा कारक ग्रह बहुत अच्छा है तो अंकुश को अपनी 50 लाख वाली गाड़ी देखनी पड़ेगी। अंकुश के दिमाग में आएगा, तुरंत आएगा, यार ये तो गुरुजी है, गुरुजी को तो मेरे को टॉप की देनी चाहिए। मैं 5 लाख वाली कैसे दे सकता हूँ इनको? मुझे तो 50 लाख वाली देनी चाहिए। मेरे पास जो सर्वश्रेष्ठ है वो मुझे देना। पर ये बात डिसाइड किसने की? ये कारक ने की। पॉइंट समझ रहे हो? कारक ने की। 7th हाउस के लॉर्ड ने ये कहा कि मुझे इसको विवाह देना है, इसकी मैरिज मुझे करवानी है। ये तो सिर्फ पहला स्टेप हुआ ना, कैसी करवानी है। जीवन साथी तो देना, पर कैसा देना है, शुक्र रोल में आ जाएगा, यानी कि कारक रोल में आ जाएगा। अब सप्तम भाव ने तो यस और नो कहना। अगर सप्तम भाव में गड़बड़ हो गई, वही मना करके बैठ गया, तो कारक क्या करेगा? तो उसको स्त्री सुख भी मिलेगा तो बिना शादी के मिलेगा, बिना विवाह के मिलेगा। पॉइंट समझ रहे हो?
तो इसलिए जरूरी है कारक की ताकत और ग्रह की ताकत में अंतर करना आना चाहिए। अगर आप डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ज्योतिष आपको लग रहा है आ गया, पर अभी आया नहीं है। समझ रहे हो बात को? पंचम भाव ने आपको संतान दी। मान लो अंकुश के एक लड़का है, तो पंचम भाव ने उसको एक पुत्र दे दिया। पर पुत्र कैसा है, यानी वो उसकी बात भी मानता है कि नहीं मानता अंकुश की, तो यहां पर कारक का रोल आ जाएगा। तो हम देखेंगे गुरु कैसा है। अगर नवमांश में गुरु वेल प्लेस्ड है तो अंकुश का बेटा अंकुश की बात को मानेगा ही मानेगा, वो उससे बाहर जा ही नहीं सकता। ये है ग्रह और भाव। समझ रहे हो बात को? ठीक है। दोनों में डिफरेंस और कारक को लेके चलना है हम लोग। कारक आपको चीजों को अवेलेबल करवाता है, जैसे जीवन साथी को अवेलेबल करवा देगा। पुरुष के लिए उसका जीवन साथी अवेलेबल करवाने की जिम्मेदारी शुक्र ग्रह के पास है, यानी स्त्री, यानी कि लक्ष्मी। पुरुष के लिए जो लक्ष्मी को अवेलेबल करवाएगा वो शुक्र ग्रह करवाएगा। अब शुक्र ही बैठा है नवमांश कुंडली के अष्टम भाव में, तो अवेलेबल तो करवा रहा है वो, पर वो कैसे, किस लेवल, किस कैटेगरी, किस क्वालिटी की, क्वालिटी क्या होगी उसके जीवन साथी की, उसमें वो कमियां ले आएगा, भारी कमियां के साथ आए। फिर वो कहेगा यार देखो शादी तो हो गई, पत्नी तो प्राप्त होगी, पर इसमें कमियां बहुत। और अगर वही शुक्र ग्रह अच्छी जगह बैठ गया तो कहेगा यार वाइफ में खूबियां बहुत है। ऐसे देखा जाता है। इसलिए नवमांश कुंडली आपकी ज्योतिष की यात्रा को बहुत ही सहज और सरल बना देगी। और अगर आप नवमांश का उपयोग भली भांति नहीं कर पाते तो पहली बात तो D1 से कुछ चीज सही करेक्ट पकड़ में आती नहीं। वैदिक ज्योतिषियों के लिए बता रहा हूँ, लाल किताब वालों के लिए नहीं बता रहा, वो तो पकड़ते ही D1 से ये सब कुछ। पर मैं वैदिक ज्योतिष में, अगर हम D1 के भरोसे बैठे हैं तो धूल में लठ लग रहा है, गलती करेंगे ही करेंगे, होनी ही सुनिश्चित। नमान से ही पिक्चर क्लियर होगी। क्लियर? धन्यवाद गुरु गुरुजी। गुरु हाँ जी, मुकेश कुमार जी। सर लग्न कुंडली का लॉर्ड और उसका मुकेश जी, आपकी कारक मुकेश की नवमांस में एक साथ बैठा हुआ है, और एक बुध है और एक गुरु, मुकेश जी तो आपकी संतान आवाज के इको लिए हो गई कैसा थी। रिजल्ट देगा? मुकेश जी आवाज इको कर गई थी आपकी, है ना? सर हमें समझ में नहीं आया। हाँ बताइए। मेरा प्रश्न मेरा प्रश्न है कि लग्न कुंडली का 5th हाउस का लॉर्ड और जी उसका कारक ग्रह नवमांस में 4th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है। एक बुध है और एक गुरु है, कारक ग्रह गुरु है, ठीक लॉर्ड है, बुध है, तो संतान के लिए कैसा रिजल्ट देगा ये? मतलब दोनों फोर्थ में बैठे हुए हैं क्या? दोनों नवमांश कुंडली के फोर्थ में बैठे हुए हैं हाँ, दोनों मुकेश जी? 4th में बैठे हुए हैं। हाँ तो इसमें यहाँ पर कुछ दिक्कतें आएंगी नवमांश। हाँ जी सर, दोनों नवमांस कुंडली के। लगता है बात समझ, वो थोड़ा इको हो रहा है मुकेश जी, कोई बात नहीं, आप लिख करके प्रश्न पूछना। हाँ ममता तिवारी जी। गुरुजी ठीक। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी जैसे D1 में शुक्र को 12वें स्थान में 12वें भाव में अच्छा मानते हैं, तो क्या नवा D9 में भी अच्छा मानते हैं? D9 में भी अच्छा मानते हैं। मानते हैं। हाँ बिल्कुल मानते हैं। D9 में भी अच्छा मानते हैं ममता जी, पर ये और आगे पूछो कि किस पॉइंट पे अच्छा मानते हैं। ये मैरिज के नहीं, संदर्भ। शुक्र का अच्छा होना हर इंसान की अपनी सोच है। एक जी आदमी भोग विलास की प्रवृत्ति का है, जी भोग विलास की प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसके लिए शुक्र 12वें जाएगा तो उसके लिए शुक्र अच्छा है।
अच्छा अगर उसके पास भोग विलास की प्रवृत्ति नहीं है, 12वां जा रहा है शुक्र, तो मामला गड़बड़ है, बिल्कुल मजा नहीं, जी। मैरिज को और खराब करेगा। आप समझो ममता जी, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझो आप। हम जी कहते हैं कि ये भोग विलास की प्रवृत्तियों का व्यक्ति है। क्या जी सदग्रस्त धर्म के अंदर भोग विलास पॉसिबल है? जी नहीं। नहीं, बस सिंपल समझ गया, आगे आप बात को समझ गए। तो जी फिर शुक्र 12वें में क्या कर, कैसे अच्छा हो सकता है? भोग का क्रय भोग के भाव में जाकर के कैसे अच्छा हो गया? तो ये तो भोगी के लिए अच्छा हो गया, योगी के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। तो उसके लिए गुरुजी उपाय करना पड़ेगा क्या? जैसे जैसे मैं, नहीं वो तो बाद में बात है कि क्या करना पड़ेगा। हम कहते हैं मंगल नवमांश कुंडली के छठे में चला जाए तो बहुत अच्छा, पर ये जी किसके लिए अच्छा? जो लड़ाका है उसके लिए अच्छा। वो जी कहेगा मजा आ गया, मंगल छठे में चला गया, जी इसका मतलब तो युद्ध करने में मैं तो सक्षम हूं, तो मैं तो सबको पीट दूंगा, अब तो मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। समझ रहे हो बात को? जी जी हाँ, डाकू भी बड़े अच्छे अच्छे ज्योतिषियों से संपर्क साधते हैं कई बार, ये पुराने जमाने से बात थी। और माँ काली के बड़े अच्छे भगत होते हैं वो, जी वकील हाँ, भी। अपनी बात के पक्के होते हैं। तो वो भी तो जा करके माँ काली के भक्ति करते हैं। जी पर वो क्या देर सुनना चाहते हैं, कहते हैं कि क्या मैं अपने शत्रुओं को बीट कर दूंगा, क्या जी मैं उन शत्रुओं को हरा दूंगा। पर आम आदमी का अगर ये मंगल छठे में जाएगा तो बेचारे के तो आफत हो जाएगी। अब वो लड़ तो सकता नहीं, मुकदमे मुकदमे भोगेगा, जी वो परेशान हो जाएगा। तो ये हमें देखना होगा कि कौन सा ग्रह कहाँ पर जाने से किस तरह की पर्सनैलिटी के लिए कैसा है। जी तो इसको 3 भागों में विभक्त कर लो, सात्विक सतोगुणी, तामसिक तमोगुणी, और राजसिक रजोगुणी। अब रजोगुणी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसके लिए शुक्र 12वें में चला गया तो बहुत अच्छी बात है, तो राजशाही आदमी हो तो उसको तो भोग विलास भी चाहिए उसको तो। पर सतोगुणी व्यक्ति को वो कहेगा ये बात तो ठीक नहीं है। तो हर व्यक्ति के दृष्टिकोण से ग्रह अलग अलग है। ये तो हम सामान्यता एक सामाजिक मर्यादा के तहत कह देते हैं कि चलो अच्छा हो गया। क्या कहा कि अच्छा हो गया? पुराने समय में वो बात लिखी गई थी, किसको देख के लिखी गई? राजाओं को देख के, अमीरों को देख के, सेठों को देख करके ये बात लिखी गई कि 12वें भाव में शुक्र बढ़िया। और अमीर आदमी खुश हो जाता है कि साहब आपके जीवन में तो ऐशो आराम बहुत है, आप तो एंजॉय करेंगे। अब वो खुश हो जाता है, वाह वाह पंडित जी बहुत अच्छी बात बता दी आपने तो। और फिर वो ऐसा महसूस भी करता है कि उसके जीवन में है भोग, भोगी प्रवृत्ति को भोग जो है बहुत है। पर अब दूसरा पॉइंट समझे, जी 12वां भाव आपको समाप्त करता है, 12वां भाव आपको खत्म कर देता है, 12वां भाव आपको नेस्तनाबूद कर देता है। इसलिए मेरे नवमांशा वाले में देखना जा करके, जो मैंने पीपीटी भेजी है वहां लिखा है डेथ। आप ध्यान से देखना जिन्होंने नहीं देखी, वहां लिखा है डेथ। भाई ज्यादा भोग आपको समाप्त कर देता है, भोग की प्रवृत्ति आपको जीवन में कभी सेटिस्फाई नहीं होने देती। तो 12वें भाव का क्या करेंगे? जी ठीक है। तो जी धन्यवाद। इसीलिए अभिलाषा जी ने जब पूछा कि शुक्र वर्गोत्तम है और 12वें में बैठा है, तो मैंने क्वेश्चन पूछा मैरिज के लिए पूछ रहे हो किसके लिए? जी उन्होंने कहा मैरिज के लिए। मैंने मैरिज के लिए अच्छा नहीं है, वैसे आप अच्छा सर मान सकते सर 12th हाउस मोक्ष का भी तो होता है और हो। वहां शुक्र तो वहां गुरु भी वहां है। वहां पे मोक्ष का इस्तेमाल नहीं करते हम, नवमांश। अच्छा मोक्ष के लिए हम कभी केतु को मोक्ष देखते के बारे में, गुरुजी। वो लंबा किसी दिन चलाऊंगा मैं, अभी D20 चार्ट आएगा। आप जी आप तो लकी हो, अभी इसमें तो और भी चार्ट आ रहे हैं, कौन सा अपना नवमांशा पे ही है। जी D20 भी तो पढ़ाऊंगा, क्यों जी टेंशन ले रहे हो? गुरु ठीक है। जी। धन्यवाद। जी। हाँ सागर साहब, सर प्रणाम। प्रणाम। सर ये जो D1 और D9 में है ना, जैसे हमारा D1 में मान लीजिए
सूर्य और शुक्र मानो साथ में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हुए हैं, और D9 में वो 6th हाउस में चला गया, तो कमजोर हो गया ना। किस हाउस में चला गया? छठे में? छठे में, D9 में। हाँ, कमजोर हो गए सागर साहब। वो तो वैसे ही, बेशक वैसे भी सूर्य के साथ तो गड़बड़ है, लेकिन या वो जो गड़बड़ होना था वो कम हो जाएगा। ना काहे को ये भी गड़बड़ हो जाए, छठे में चला गया फिर। क्या, वही मैं देख रहा हूँ कि उसमें जाके तो बहुत से ग्रह हमको, ये कंफ्यूजन ये है ना, जैसे बृहस्पति 9वें भाव में बैठा अपने घर में से, ठीक है, लेकिन वो D9 चार्ट में 8 में चला गया, तो हाँ, बेकार तो हो गया वो गड़बड़ हो तो। गई, गड़बड़ हो गई। हाँ, तो ये नवांश अब पड़ अगर गया। अगर सागर साहब नवम D1 में भी आप ढंग से देखोगे ना, तो आपको हम्म। उस बृहस्पति में वैसी कमी दिखाई दी जाए, आराम से दिख जाए। वो होता सब कुछ वही है, बस हमें हम्म। देखने का तरीका कई बार नहीं पता होता, और कुछ बात नहीं। पर अच्छी बात है, अच्छी अच्छी चीज देखा करो अपने नवमान से। अगर वो गड़बड़ जगह भी बैठा हो तो यूं कहो कि अच्छा ही बैठा है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ। ओके। आभा गुप्ता जी, हाँ, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। अगर हाँ, अगर 7th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में आकर बैठ जाए, वो शनि हो तो? हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? 7th का लॉर्ड 3rd में बैठेगा तो अपने से नवम में चला गया, हाँ। और शादी के बाद भाग्य खुलेगा। और शुक्र अगर 7th हाउस में हो D9 में, वो उसका हाँ तो कारक। हाँ तो 7th में बुरा नहीं। और गुरु और बुध अगर 12th हाउस में साथ में आ जाए तो? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं आबाजी, मुझसे तो सूत्र बेस बात करो, जो क्लास में पढ़ाया है। ऐसे तो मुझे क्या पता आपकी क्या कुंडली में क्या चीज छिपी हुई, मुझसे गलती हो जाएगी, आप मुझसे मुंह से निकलवा लोगे, और फिर कहोगे देखो गुरुजी ने भी गलत बोल दिया, मेरा तो वो चीज सेट ही नहीं होती। ऐसे नहीं, सूत्र से बात करो, है अच्छा, ना। अगर लग्न, अच्छा लग्न लॉर्ड अगर चंद्रमा है और वो D9 में 2nd हाउस में सूर्य और मंगल के साथ बैठ गए हैं तो? हाँ, तो मैंने अभी वो एक क्वेश्चन का जवाब दिया था ना, सेकंड ना तो अच्छा होता है ना ही बुरा, ना तो उसको पावर मिली है ना उसकी कम, ठीक ठीक है, ऑन एवरेज है। थैंक यू हाँ। गुरुजी। हाँ, योगेंद्र जी। सर सर, ये संतान के लिए अगर गुरु और राहु वो 12th हाउस में चला जाए तो क्या होता है? नमांज के? जी सर। हाँ, ना ना, वो योगेंद्र जी ये बढ़िया नहीं है, बढ़िया नहीं ये है। बढ़िया नहीं। फिर भी D7 चार्ट, अगला चार्ट मैं कराऊंगा, सप्तमांश कुंडली, जी। नमांश के बाद सप्तमांश कुंडली में और भी क्लियरिटी आ जाएगी कि अच्छा कितने नहीं बच्चे होंगे, संतान के विषय में क्या है, संतान की पढ़ाई के विषय में क्या है, संतान का कष्ट क्या है, वो सब आ जाएगा। हाँ जी। वैसे थैंक नवमांश में भी अच्छा नहीं। यू। ओके सर, थैंक यू। हाँ, दीपा जी। सर अरेंज मैरिज अगर होगा तो भी यही रूल्स अप्लाई होंगे सारे? रूल्स सारे वही होंगे। देखो, अरेंज मैरिज और लव मैरिज ये विवाह करने का एक तरीका मात्र है बस। ओके। अरेंज मैरिज में हम अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, लव मैरिज में ट्रेडिशंस गायब। बृहस्पति और सूर्य ये अरेंज मैरिज चाहते हैं, मतलब ये भरसक प्रयास करते हैं कि व्यक्ति अरेंज मैरिज ही करे। बाकी चंद्रमा हो गया, शुक्र हो गया, राहु हो गया, बुध हो गया, इनको लव मैरिज से कोई भी टेंशन नहीं है, ठीक है। पर ये भरसक प्रयास करते हैं, जैसे कई बार लव मैरिज का योग बन रहा होता है, गुरु की दृष्टि पड़ जाए, गुरु बैठ जाए, तो फिर वो उसमें बाधा क्रिएट कर देता है, और परेशानी। अगर, हाँ, और अगर सर किसी की सपोज कुंडली में ये लगता है कि इनमें से कोई चीज मिसिंग है, इसका मतलब उसका मैरिज होने में मुश्किल है, उसकी हाँ, मैरिज नहीं होगी? मैरिज होने में दिक्कतें बहुत आती हैं। अच्छा, एक चीज है ना, पहले मैं तो खैर बहुत गलती कर जाता था पहले, गलती इन द सेंस मैं ना आउट ऑफ पॉजिटिविटी सामने वाले को कह देता था, टेंशन मत लो, ठीक है, मैं एक डेट देता हूँ तुमको, हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। पर ये कहता था कि ये बाधा है इसके अंदर, पर मैं बहुत स्ट्रांगली नहीं कहता था बाधा है। तो सामने वाला कई बार कहता था आपने कहा था शादी हो जाएगी तो नहीं हुई। अरे यार, उस समय तो तुम टेंशन में बहुत ज्यादा थे, इसलिए मैंने बोल दिया हो जाएगी। कई लोग डिप्रेशन वाली स्टेज में आ जाते हैं,
पर चलो उसको समझ में आया कि यार ये तो कुछ और तरीके। अब क्या होता है कि अब तो मैं बोल देता हूँ भाई ये जो तेरा 7th का लॉर्ड है ये बहुत गड़बड़ है, या इसकी नवमांश में स्थिति बहुत गड़बड़ है। ये टिपिकल केस है, पेचीदा केस है, ये टाइम लेगा ही लेगा, इसमें 2-3 साल का समय लगेगा ही लगेगा। अब उससे क्या होता है कि सामने वाला अब निराश इतनी जल्दी हो जाता है कि अरे यार पहले मैं गया था 2-3 महीने में शादी करवाने के लिए, ये तो इसने 3 साल पे टाल दी। अब वो नाराज होके बैठ जाता है। तो ज्योतिष में मैंने देखा कई चीजें तो भाई बड़ी टिपिकल है। सही बताएं तो फंसे, ना बताएं तो फंसे, मतलब दोनों तरफ से फंसना पक्का है, निश्चित है। ये तो है, सामने वाले का मन क्या मान के बैठा है किस चीज को, कुछ कह नहीं सकते। हाँ रघुवीर जी, म्यूट। हाँ सर, ये जैसे कन्या लगन में है, ये एक्सचेंज जो हुआ 3rd और 9th का, बहुत अच्छा है। तो इसमें क्या अच्छा पहली होता है? बात तो रघुवीर जी, ये बड़ा अच्छा है 3rd का और 9th का जो एक्सचेंज हुआ है, क्योंकि ये एक्सचेंज ही नहीं हुआ है अपितु ये ग्रह एक दूसरे को देखेंगे भी, एक जी दूसरे के साथ इनका दृष्टि संबंध भी बन जाता है। जब भी कभी ऐसा हो जाए ग्रह एक दूसरे को एक्सचेंज कर लें और एक दूसरे को देखें भी, तो ये एक प्रकार का योग बन जाता है, ये योग की तरह रिजल्ट देने लग जाता है। तो अच्छा है रघुवीर जी, कोई दिक्कत ठीक है नहीं। सर, थैंक यू। हाँ, और कौन रह गया, वरुशाली जी। जी प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मुझे ये पूछना था कि जैसे D1 में हर एक ग्रह को कुछ दो दो राशियां हैं, जैसे शनि है। शनि जैसे सिंह लग्न में षष्ठेश सप्तमेश दोनों स्थान का मालिक हो गया। वो अगर D9 में जाके 7th में उच्च का हो जाएगा तो वो बढ़िया उसको मानेंगे या षष्ठेश के हिसाब से उसको कमजोर मानेंगे? पहली बात तो जिस भी भाव का स्वामी है अगर नवमांश में जाके वो उच्च का हो गया, तो ये समझो छठा भाव भी पावरफुल हो गया और 7वां भाव भी पावरफुल हो गया, दोनों को ही पावर प्राप्त हो गई। अच्छा। और हाँ, और ग्रहों की शत्रु मित्रता जैसे D1 में देखते हैं उसी हिसाब से D9 में भी देखी जाएगी? D9 में भी देखी जाती, पर आपको उसके लिए अच्छा। बेसिक चीज जरूर प्रताप जी पढ़ाते रहते हैं, तत्कालिक मैत्री। एक होती अच्छा। है पंचधा मैत्री, एक है हाँ। ना, उसका हम्म। थोड़ा सा ज्ञान जरूर लेना। प्रताप अच्छा। जी के जो है ना वीडियो देखना है एस्ट्रो पाठशाला में, उन्होंने जी। काफी डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है। जी। हाँ, ओके। मुझे तो टाइम लग जाएगा अब ये बात बताने में। सभी का हो गया। ओके। गुरु जी, जी। आप अभी जो आपने बताया शुक्र और चंद्र, हम जो कुंडली देखते हैं तो कहीं के शुक्र चंद्र केतु साथ में होते हैं, तो मैचिंग के लिए लड़के लड़की के लिए, तो क्या हम, और कहीं किसी के 5th हाउस में होता है, किसी के 7th हाउस में होता है, तो उसका हम क्या निकाले जो आ, उसका एक्सप्लेनेशन कैसे है, और क्या आगे करना चाहिए मैचिंग के लिए, वो क्या? देखिए मैचिंग के लिए, अब आपने कहा है चंद्र शुक्र और केतु 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं। हाँ, अभिलाषा जी ने बताया शुक्र और चंद्र होता है तो चीटिंग का चांसेस रहता है। वैसे भी कि पंचम भाव में केतु के आने से और वहां पे चंद्र और शुक्र होने से कई चैलेंज है, पर मैं तो कहूंगा आप इन चक्कर में ना पढ़ करके 7th हाउस पर फोकस कीजिए और कारक ग्रह को फोकस करिए, और जब मैच करेंगे ना तो नवमांशा को देखिए। नवमांसा में शुक्र केतु, शुक्र चंद्र केतु ऐसा देखने को मिलता है। हाँ तो नहीं, अगर मैंने अभी अभी बताया चंद्रमा राहु, चंद्रमा केतु, चंद्रमा शनि ये बैठे हैं, तो व्यक्ति खुद ही नहीं समझ पाता कि मुझे जीवन में क्या चाहिए। और मुझे पास्ट किसी अफेयर्स बताते हैं उसमें, है, पास्ट अफेयर्स बताते हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई वो तो नई कुंडली अपने पास आई तो नहीं नहीं नहीं, उसमें जगदीश जी मैं आपको बीच में ही टोक रहा हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए बहुत सारे कॉम्बिनेशन देखे जाते हैं। केवल केवल 2 ग्रहों की युति से ऐसा हो ऐसा नहीं,
ऐसे मंगल और शुक्र की युति बड़ी बदनाम है D1 चार्ट में, पर वो कोई जरूरी नहीं कि ऐसा कोई अफेयर दे, ऐसा बिल्कुल नहीं। धार्मिक लोगों की कुंडली में भी मिल जाता है, क्रिएटिव लोगों की कुंडली में भी ये योग मिल जाता है, ये कोई जरूरी नहीं। तो और सूर्य राहु से अभी उसका हमारे भी संस्थान में नया कोर्स आ रहा है श्री मनोज कुमार भंडारी जी का, वो हम नेक्स्ट कोर्स लेके आ रहे हैं मई में, वो मैच मेकिंग के ऊपर ही आ रहा है। अच्छा। तो अगर किसी को मैच मेकिंग में बड़ा दिलचस्पी हो तो उनका कोर्स जरूर अटेंड करें। हाँ उर्मी जी रह गई। हाँ उर्मी जी बताइए, सभी के हो गए जैसे पता। आपने सर ये कोई क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा था कि सन का देखना है क्योंकि अग्नि जो है वो मेरे को एक सेवियर का काम करती है। जस्ट अगर सन की सिचुएशन जैसे एक जैसे आपने ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी की एक की सही नहीं है दूसरी की ठीक है, जिसकी ठीक नहीं है और उसका अगर प्लेसमेंट अच्छा है, मे बी उसका त्रिकोण या केंद्र में सन है, तो फिर तो अच्छी हो जाएगी रेमेडी। अदरवाइज अगर उसका 6, 8, 12 में जाता है तो हाँ तो अच्छा नहीं हुआ ना उर्मी जी, वही तो समझा रहे हैं हम। हाँ, तो आपने कहा था कि उसकी रेमेडी कर सकते हैं, तो उसकी हाँ रेमेडी भी 8 रेमेडी, की तो होती भी नहीं है। हाँ रेमेडी होती है, सूर्य के उपाय करो, तो फिर हाँ, है ना, तो मतलब सूर्य के। 8 की तो बहुत ही मुश्किल से होगी ना, हाँ कहने का होती, मेरा मैं हाँ, होती बहुत मुश्किल से, ये तो मैं भी मानता हूँ, होती बड़ी मुश्किल से। मैं अभी भी आप तब लोग क्योंकि ज्योतिष सीखे, अभी जब आप खुद ज्योतिष सीखोगे ना, जब पता चलेगा बेचारे ज्योतिषियों का दुख क्या है। कुछ चीजें जो है ठीक होके ही नहीं देती हैं, और सामने वाला कहता है कोई उपाय नहीं काम करते, सब बकवास करते हैं ज्योतिषी, हम पता नहीं 50, 100, 200 कितनों को दिखा चुके। अरे भाई दिखा चुके, तुम पीछे से कार्मिक सिचुएशन ऐसी लेकर के आए हो और कष्ट उठाने को तैयार नहीं हो, और ऊपर से इस जन्म में गालियां भी बकते फिर रहे हो आप, तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं किया जा सकता। गुरु जी। ये तो आप अभी नवमांशा सीख रहे हो, जब आपको पता चल रहा है कि कोई ग्रह अष्टम में चला जाता है तो उसकी, बल्कि छठे वाला भी 12वें वाला भी, उसकी रेमेडी बहुत टफ हो जाती है, बहुत गुरु टफ जी हो जाती है। 5-5 साल में भी सेटिंग आ जाए वो भी गनीमत है, मतलब ये ऐसी बीमारी है। नवमांश में गुरु जी सूर्य राहु अष्टम में आ जाते हैं, कोई तो अच्छा छोटे नहीं है। लड़के का, तो पिताजी से दूरी बनाता है क्या? पिताजी चले जाते हैं लाइफ में से, या कुछ भी पॉसिबल है, पर इट्स नॉट गुड, फादर के लिए अच्छा नहीं एट्थ इनहेरिटेंस हाउस? भी मिल सकता है बहुत ज्यादा अच्छा। है जी। मैंने कहा इंश्योरेंस और इनहेरिटेंस के लिए भी अच्छा हो सकता ना है, ना एनीथिंग कैन हैपन। नहीं, ऐसे सूर्य होते राहु हैं, है। वो नवमांशा में बोल रहे हैं, पूरी बात सुनो, ऐसे जल्दबाजी में मत बोलो। नहीं इंश्योरेंस अष्टम नवमांशा में थोड़ी ना इंश्योरेंस पड़ा हुआ है, नहीं, उसके उपाय में सूर्य का उपाय करना वो चाहिए। D1 में होता है इंश्योरेंस, इनहेरिटेंस। नवमांशा क्या है? नवमांशा नवम कुंडली का एक्सटेंशन है, आप समझो, नवम भाव का एक्सटेंशन ही नवमांश है, यानी 12 भाव में से केवल 9th हाउस को हम बड़ा करके देख रहे हैं, वही नवमांश है। ये नहीं कि नवमांश से हम कबूतर भी निकाल देंगे और चिड़िया भी निकाल देंगे, वो सब नहीं निकलेंगे, ये ध्यान रखना। हाँ, वो D1 के अंदर आएगा, इंश्योरेंस, इनहेरिटेंस, वो गलती मत कर जाना कि ये सब कुछ हो जाएगा। तो एट्थ हाउस रिलेशनशिप का है, D9 में। हाँ नहीं, D9 में चाहे 8th में बैठा है और वो भी राहु और सन बैठा है, इट्स नॉट गुड फॉर द फादर, फादर रिलेशनशिप, और वो फादर के लिए ज्यादा दिक्कत भी दे सकता है। ओके, ठीक थैंक है, यू वेरी। चलिए। देखिए मैं कभी भी निर्णय की बात नहीं कहता क्लास में, क्योंकि मेरे पास अधूरी इंफॉर्मेशन होती है, और अधूरी इंफॉर्मेशन के साथ ही मुझे वो बात बोलनी होती है। अगर मैं कह दूं नहीं नहीं ये तो फादर साहब चले जाएंगे, ऐसा ऐसा बोलना बहुत ही गलत हो जाएगा, क्यों तो हमने बहुत एक्सट्रीम बात कर दी। क्योंकि मुझे क्या पता भाई, D1 चार्ट के अंदर 9th हाउस का लॉर्ड नवमांश में कैसा बैठा है, वो तो मुझे पता ही नहीं। D1 का 10th हाउस का लॉर्ड नवमांश कुंडली में कैसा बैठा है मुझे पता ही नहीं है, और मैंने एकदम जोश में आके बोल दिया, ऐसा नहीं बोला। वो सिर्फ कारक बिगड़ा है, सूरज एज ए कारक, सूरज है पिता का कारक, वो बिगड़ा है राहु के साथ। इसका मतलब ओनली फादर सन रिलेशनशिप, पिता के सुख में कमी,
पिता से दूरी, इसकी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बट डेथ केस होगा कि नहीं होगा, इसके लिए मेरे पास सफिशिएंट डाटा नहीं है, तो इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। ठीक है ना, ऐसे होता है। धन्यवाद आप सभी लोगों का, फिर मिलते हैं आपसे अगले किसी चार्ट के ऊपर। धन्यवाद, थैंक यू। प्रणाम।